नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत चौथा ब्लॉक लिखना है। इसके पहले के वीडियो में हमने अध्याय 3 के अंतर्गत मौखिक भाषा का विकास, फिर अध्याय 4 में शब्द की पहचान, अध्याय 5 में पढ़ना, जो अन्य 3 महत्वपूर्ण ब्लॉक हैं उनका अध्ययन किया है। अध्याय 6 में हमें चौथा प्रमुख ब्लॉक जो लिखना है उसका अध्ययन करना है। हम लेखन की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम स्वयं भी प्राथमिक विद्यालयों में एक बच्चे के रूप में पढ़ते थे, अगर आप उन दिनों को याद करें तो आपसे एक प्रश्न अगर पूछा जाए कि आप उस समय लिखते किस प्रकार से थे या आपका वास्तविक लेखन किस प्रकार से होता था, तो हम ये कहेंगे कि हमारे शिक्षक जो बोर्ड पर काम दे देते थे हम उनको उतार लेते थे। हम किताब में दिए गए काम को उतार लेते थे। सुलेख जिसको कहा जाता था, उस समय भी सुंदर लिखावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था। निबंध वगैरह भी लिखने का तरीका यही होता था कि शिक्षक के द्वारा जो चीज़ें बोर्ड पर लिख दी जाती हैं कि हाँ, गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, 4-5 वाक्य हम उसको रट लेते थे और उसी को लिखते थे। तो क्या यह वास्तविक लेखन हुआ? आज भी हमारे विद्यालयों में अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की स्थिति बहुत जगह पर आपको दिखाई दे सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठचर्या 22 और 23 लेखन के इस प्रकार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि यह लेखन है ही नहीं, इसमें तो आप कॉपी कर रहे हैं। वास्तविक लेखन तब होता है जब बच्चा संवाद कर रहा है, जब बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर रहा होता है। तो हमें एक शिक्षक के रूप में लेखन शैली में इसी प्रकार से कार्य करना है कि बच्चा लिखते समय अपने विचारों को प्रस्तुत करे, जो अपने उसके अनुभव हैं उन्हें वह प्रकट करे। लेखन के माध्यम से वह संवाद स्थापित करने का प्रयास करे। तो लेखन की प्रक्रिया संवादात्मक होनी चाहिए, अनुभवात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हुए चलते हैं। हमने जैसा कि कहा कि हम प्राथमिक कक्षाओं में क्या करते थे, जब हम स्वयं भी बच्चे थे तो हम कॉपी में अपने सुलेख लिखते थे। उस समय राइटिंग पर बड़ा फोकस किया जाता था, आज भी फोकस किया जाता है। तो ये वर्तमान स्थिति भी कहीं न कहीं है। तो आप देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 था, आज 2020 है। तो आज आप या हम 20 साल 30 साल पहले अगर पढ़ते रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर क्या है, अंतर दिखाई दे रहा है। हालांकि पाठचर्या 22-23 आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो पुरानी प्रथा के अनुसार चल रहे हैं और इसलिए वहाँ के बच्चों का जो लेखन है वो वास्तविक लेखन हो नहीं पाता है। तो एक शिक्षक के रूप में हमें इसी का प्रशिक्षण लेना है कि वास्तविक लेखन किस प्रकार से होना चाहिए। हम इसी अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा कि हम जब बच्चे थे तो हम कॉपी में सुलेख लिखते थे, बोर्ड से देखकर नकल कर लेते थे, जो शिक्षक लिख देते थे वही हम उतार लिया करते थे, और निबंध भी हम रट कर लिखते थे। इसमें हमारे अपने विचार तो रहते नहीं थे, जो बात रटी रटाई थी विचार निबंध के रूप में भी उसको भी हम लिख देते थे। हमने हाथी के बारे में 5 वाक्य रट लिया, हम उसमें अपने दिमाग पर जोर नहीं दे रहे थे। हमारे जो अनुभव है शायद हम उनका प्रयोग बहुत कम करते थे, हम रटा रटाया ज्ञान लिख देते थे। ठीक है, अधिकांश मामलों में अगर आप देखें तो ये जैसे कि यहाँ प्रश्न है कि क्या उस समय हम अपने विचार लिखते थे, तो जैसा कि उत्तर है कि नहीं। आज भी हमारे विद्यालयों की, बहुत से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति यही है। जैसे सानवी का एक उदाहरण लिया गया, उसने आदर्श विद्यार्थी और पुस्तकालय एक वरदान पर बहुत अच्छा निबंध लिखा। उसने एक कॉपी, उसके शिक्षक ने कहा कि आप एक पुस्तकालय एक वरदान या एक आदर्श विद्यार्थी के बारे में लिखिए। अब उस बच्चे ने लिख दिया कि हाँ, आदर्श विद्यार्थी वह होता है जो प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है, और जो भी उससे संबंधित हो उसने 4-5 वाक्य लिख दिए और बहुत अच्छा लेख लिखा। अध्यापक ने देखा ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दूसरे बच्चे का देखा, उसने भी वही लिखा हुआ है। तीसरे बच्चे का देखा, उसने भी ये लिखा हुआ है। तब अध्यापक को ये पता चला कि जब सारे बच्चे एक ही निबंध लिख रहे हैं तो इसमें बच्चे ने अपने विचार को कहाँ रखा। ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने इसको लिखाया है, किसी किताब या कॉपी से देख कर या याद कर लिया और उतना ही वो लिख दी है। तो इस प्रकार से जब अध्यापक ने को पता चला कि हाँ, ये कार्य इस तरह से हो रहा है, तो ये वास्तविक लेखन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें उसने वाक्यों को रट लिया है और लिख दिया है। तो वही बात है कि जब शिक्षक ने पूरी कक्षा की कॉपियां देखी तो उसने पाया कि हर बच्चे ने बिल्कुल एक जैसी भाषा, एक जैसे शब्द और एक जैसी पंक्तियां लिखी थी। क्यों? क्योंकि सबने बोर्ड से नकल की थी, या नकल नहीं भी की होगी तो नकल करके बच्चे पहले याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। उसमें बच्चे अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। अब ये प्रश्न ये उठता है कि क्या यह बच्चों का लेखन है? तो सीधा सा जवाब है नहीं, यह केवल कॉपी करना है। उन्होंने किताब से कॉपी कर लिया या बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से कॉपी कर लिया, तो यह लेखन हुआ ही नहीं। तो समस्या क्या है? हम वास्तव में लेखन को, समस्या कहाँ है? अगर एक प्रश्न यही हुआ ना कि हाँ, वास्तविक लेखन ये नहीं है, तो फिर समस्या कहाँ हो रही है? तो समस्या कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण पद्धति में ही है। हम ये मान के चलते हैं कि सुंदर जिसकी लिखावट होगी, जो सही वर्तनी रहेगा, या बोर्ड से जो देखकर लिखना है, यही हमको मुख्य रूप से लिखने में कराया जाता है। शिक्षक बोर्ड पर शब्द अर्थ लिख देते हैं, शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न उत्तर लिख देते हैं, बच्चे उतार लेते हैं।
ठीक है। शिक्षक ये भी तो कह सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर तुमने जो अध्याय पढ़ा उसके आधार पर खोजो और स्वयं लिखो। अब बच्चे जब स्वयं से उस प्रश्न के आधार पर, जो भी मान लीजिए आपने अध्याय पढ़ा है 3 4 5 या कोई भी अध्याय पढ़ा रहे हैं आप, उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से स्वयं करें, खोज कर लिखो। तो जब बच्चा इस प्रकार से लिखेगा तो वह हर बच्चे के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर अध्यापक ही बोर्ड पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दें, प्रश्न 1 फिर उत्तर, प्रश्न 2 फिर उसका उत्तर, प्रश्न 3 फिर उसका उत्तर, इसी प्रकार से होता रहा है, अभी भी होता है, तो सभी बच्चों के उत्तर जाहिर सी बात है जैसे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर बच्चे को अपने विचार प्रकट करने का या अपने विचार बनाने का या उस पूरी कहानी को समझने का फिर कहाँ मतलब वो मौका मिल रहा है। वो तो शिक्षक की बात को एज इट इज लिख दे रहे हैं। तो बोर्ड से देखकर लिखना एक चल रहा है हमारे यहाँ। हम ये भी फोकस करते हैं कि वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए, और लिखावट पर विशेष ध्यान देते हैं कि जिसकी राइटिंग गंदी रहेगी फिर उसको हम उसकी हम पिटाई करेंगे, इस प्रकार से बच्चे से कहते हैं अध्यापक। तो हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं, सुंदर लिखावट पर, वर्तनी पर और बोर्ड से देख कर लिखने पर। अब इसमें बच्चे की सोच कहाँ है? जाहिर सी बात है, बच्चा तो बस आपने एक लिमिटेशन लगा दी ना कि तुमको यही काम करना है, शिक्षक की बात को ही मानना है और राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अब बच्चा सोचने के बजाय राइटिंग पर ही ध्यान दे रहा है कि हाँ मेरा ये कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो पूरा ब्रच रच कर लिख रहा है। लेकिन बच्चा अपनी कल्पना को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, बच्चे का अनुभव क्या है, उसकी आवाज़ क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दब जाती हैं इन तीनों के चक्कर में। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 23 है वो क्या कहती है? वो कहती है लेखन केवल कागज पर शब्द लिखना नहीं, कि कागज एक वाक्य आपने लिख दिया बस यही नहीं है, इसमें किसी उद्देश्य से आप लिखें। ठीक, जैसे बच्चे कि अपने अनुभव को लिखें। बच्चे अगर अपनी छुट्टी पर छुट्टी अभी हुई थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ था, आपने बच्चों से कहा कि चलो तुम लोग 5 वाक्य लिखो कि आप छुट्टी में आप लोगों ने क्या क्या किया। कुछ बच्चा लिखा कि मैं अपने दोस्त के घर गया था, मैं अपने नानी के घर गया था, ठीक है, मैं गया था घूमने, मैं मेला देखने गया था। इस प्रकार से बच्चे अपने अपने अनुभव को लिख रहे हैं, अपने अनुभव को लिख रहे हैं, तो ये वास्तविक लेखन हो रहा है। अपने विचारों को व्यक्त करें, पाठक से संवाद स्थापित करें। ठीक है, इस प्रकार से जब बच्चा मतलब कार्य करेगा तब हम मानेंगे कि यह लेखन हो रहा है, तब हम लेखन को रचनात्मक और संवादात्मक प्रक्रिया कहेंगे। यानी लेखन के माध्यम से बच्चा अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो आपसे वो प्रकार से संवाद कर रहा है। ठीक है, निपुण भारत क्या कहता है? ये देखिए, निपुण भारत भी कहता है कि बच्चों का लेखन केवल राइटिंग को सुधारने के लिए नहीं कराया जाना चाहिए। हम स्वयं भी एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं, आप देखते ही होंगे। तो निपुण भारत मिशन में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप बच्चे की राइटिंग बहुत जोर दीजिए। ठीक है, तो जो मुख्य उसकी मतलब कि जो उसकी FLN का कार्यक्रम है या उसके अंतर्गत निपुण भारत के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, हमें उस पर कार्य करना है। राइटिंग सुधारने पर विशेष फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बच्चा एक अनुभव के मतलब प्रैक्टिस करते करते उसमें सुधार कर ही लेता है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार का लेखन करवाना है जिसमें बच्चा सोचने के लिए, समझने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक प्रकार से लेखन का प्रयोग करे। ठीक है, जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, जो भी विचार है उसके वह प्रकट करे लेखन के माध्यम से। ठीक है, तो अब आज के समय में सबसे बड़ी कमी क्या है? आज के समय में हमारे प्राथमिक विद्यालयों में क्या क्या कमी है कि लेखन को आज भी यांत्रिक बनाया जाता है। ठीक है, यांत्रिक मतलब हमने बोर्ड पर लिख दिया, शब्द विलोम लिख दिया और बच्चों से कहा सभी लोग याद कर लो, और सभी बच्चे लिख लिख कर याद कर रहे हैं। हम बच्चों से भी कह सकते हैं कि चलो विलोम का मतलब उल्टा होता है, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, बच्चा सोच रहा है। बहुत से अध्यापक इसी बात को 10 वाक्य लिख देते हैं और स्वयं दूसरी ओर उसका लिख कर याद करवाते हैं बच्चों से, शब्द अर्थ याद करवाते हैं, प्रश्न उत्तर याद करवाते हैं। ठीक है, तो याद करवाने पर, रटाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लिखने की प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होनी चाहिए कि शिक्षक ने लिख दिया बच्चे उसको देख कर लिख रहे हैं। नियमबद्ध जरूरी नहीं कि हाँ इसको हम बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चा कहीं गलती ना करे, कहीं पूर्णविराम नहीं लगाया है, कहीं छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा ने क्यों कर दिया। तो हम बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ग्रामेटिकल गलती ना हो, तो वर्तनी की त्रुटि ना हो। तो इस सब पर हमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए, ये कहने का मतलब है ना। तो नियमबद्ध बहुत हमारे विद्यालयों में देखा जाता है, उबाऊ हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, रटंत हो गया है लिखना। ठीक है, जबकि लेखन वास्तव में अर्थपूर्ण होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, रचनात्मकता बच्चे की होनी चाहिए उसमें, और उसके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बच्चा जिसका अनुभव रखता है, जिस चीज़ को बच्चा समझता है, उसके बारे में बच्चा बेहतर लिख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लेखन होना चाहिए। अब धारणा ये है, अब देखिए इसमें प्रश्न ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ क्यों हो रहा है कि इस प्रकार से लेखन पद्धति? तो इसके लिए यह है कि हमारी कुछ धारणाएं हैं। ठीक है, धारणाएं हमारे मन में लेखन को लेकर जो पुरानी धारणाएं हैं कि जैसे अब हम जब भी बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में, तो हमको जब कॉपी बच्चे की मिलती है तो हम सबसे पहले इसी तरह कर देते हैं कि बच्चा पहले अक्षर सीखेगा। ठीक है, बच्चा पहले अक्षर सीखेगा तभी वह शब्द या वाक्य सीख सकता है। तो यह एक गलत धारणा है।
ये धारणा ही गलत है कि बच्चा पहले अक्षर सीखेगा तभी शब्द या वाक्य सीख सकता है, जरूरी नहीं है। अगर आप बच्चे को एक छाता का चित्र दिखा रहे हैं, ठीक है, एक छाता का चित्र दिखाकर और आप बच्चे से बच्चा इसको अब यहाँ पर डायरेक्ट छाता लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, या करवा देना यह छाता है, यह क्या है, छाता है। इस तरह और कोई बनाकर अब आपने कहा देखो यह पेड़ है, वो ये क्या है, बच्चा कहेगा यह पेड़ है, तो बच्चा यह पेड़ है भी लिख देगा। तो यहाँ पर तो बच्चे ने शब्द सीखा, न तो अक्षर सीखा, डायरेक्ट बच्चा चित्र के सहारे पूरा वाक्य ही सीख ले रहा है, यह पेड़ है बच्चा लिख रहा है। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये जो हमारी धारणा है कि हम सभी बच्चों को पहले अक्षर को सिखाएं, फिर शब्दों को सिखाएं, उसके बाद जब वाक्य को सिखाएं, तो ये धारणा हमारी कहीं ना कहीं इस बात पर बच्चों को मतलब ऐसी चीज़ों को लिखने पर फोकस करती है जिसमें बच्चा अर्थ को समझता है नहीं है। बच्चा अक्षर को ही समझते रहता है, 2-3 महीने तक अक्षर ही लिखता रहेगा, ठीक है, उसे समझ में नहीं आएगा, फिर शब्द में पहुंचेगा। लेकिन वास्तविक जीवन में जैसे मैंने बताया कि बच्चा ऐसा सीखना नहीं है, चित्र बनाता है, उसके बाद नीचे उसके कुछ लिखने की कोशिश करता है, वर्तनी गलत हो सकती है बच्चे की, ठीक है, तो गलतियां हो रहा है, लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने की। हमें उसको मतलब उस पर ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ बच्चा गलत लिख रहा है तो हम उसको डांटें या उसको मतलब कंटिन्यू ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी धारणा यह है कि सुंदर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में ही हम बच्चों से कहते हैं देखो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो बच्चा जब हम राइटिंग की बात करने लगते हैं ना, तो बच्चा अन्य पहलुओं पर विचार नहीं बना पाता है, फिर वो बस लिखने पर ही उस अक्षर की किस प्रकार से बनावट है, शब्द की किस प्रकार से बनावट है, बस वो उसी पर सीमित हो जाता है कि मुझे इसी को सुंदर बनाना है, ठीक। तो हमें जरूरी नहीं है, हमारी जो एक विचार बना रहे हम मतलब हमारी एक जो धारणा है कि हम रोज सुंदर लिखावट करवाएं तभी बच्चा अच्छा लेखक बनेगा, ये सही नहीं है, ठीक है। साफ लिखावट अच्छी बात है, लेकिन केवल साफ लिखना ही अच्छा लेखन नहीं कहा जा सकता है। अगर बच्चा बहुत सुंदर लिखता है लेकिन अपने विचार नहीं लिख पाता है तो फिर उसको अच्छा लेखक आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने विचारों को लिख ही नहीं पा रहा है। वो तो बस एक वही फिर हो गया कि उसकी आंतरिक प्रक्रिया हो गई, वो लिखी लिखाई चीज को बस उतार रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी धारणा यह है कि अच्छा लेखक वही है जिससे कोई व्याकरणिक या वर्तनी गलती ना हो। हम अक्सर उदाहरण देखो, इसने कोई भी गलती नहीं किया है, ठीक है, किसी ने गलती नहीं किया, लेकिन दूसरे ने अपने अनुभव के आधार पर अगर कुछ लिखा, भले ही उसने गलत किया, तो किसका बेहतर होना जाएगा लेखन। एक बच्चे ने बोर्ड से प्रश्न को उतार लिया, ठीक है, और एकदम सही लिख दिया, बहुत सुंदर लिख दिया और एकदम एक भी गलती नहीं हुई, तो हम उसकी तारीफ करेंगे या किसी एक ऐसे बच्चे की तारीफ करें जिसने बोर्ड पर देखा ही नहीं, अपने प्रश्न अपने अनुभव, मान लीजिए आपने चैप्टर जो भी पढ़ाया था उसके आधार पर उसने अपने विचारों को लिख दिया, उत्तर उसका स्वयं से बनाकर लिख दिया, भले उसने गलती कर दी, उसमें हो सकता है कि मात्रात्मक त्रुटियां हो, ठीक है, लेकिन आपको उसी की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि उसने अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया। ये वास्तविक लेखन है, यही चीज है, तो यही चीज है, ठीक है। एक बच्चा अपने मन की बहुत अच्छी बात लिख सकता है, भले इसमें कुछ वर्तनी गलतियां हो, ऐसे में हमें पहले उसके विचारों की सराहना करनी चाहिए। चौथी धारणा यह है कि जब तक बच्चा हर शब्द की सही वर्तनी न सीख जाए तब तक उसे स्वतंत्र लेखन नहीं करना चाहिए। ये भी गलत धारणा है। अगर हम हमेशा वर्तनी के डर से बच्चों को रोकेंगे कि अभी गलत लिख रहा है, सही नहीं लिखेगा, तो ये कभी लिखने का साहस ही नहीं करेंगे, ठीक है। इन धारणाओं को परिणाम क्या होता है सर, कि लेखन का डर बच्चों के अंदर हो जाता है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वे केवल नकल करना ही सीखते हैं। अगर हम कक्षा 1-2 से ही बच्चों को इस प्रकार से लिखना सिखाएं कि वे अपने विचारों को बताएं, ठीक है, तब कहीं ना कहीं बच्चे को पहले से ही हिम्मत एक बनेगा कि हाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक। तो इससे बच्चे बेहतर लेखक बन सकते हैं। वे केवल नकल करना न सीखें, वे अपने विचारों को लिखें, यह आवश्यक है। इसलिए शिक्षक को अपनी सोच ही बदलनी होगी, ठीक है। हम एक शिक्षक के रूप में अपनी सोच को बदलें, हम ठीक है, हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां बच्चा गलती करने से ना डरे। हमारे बच्चे तो बहुत डरते हैं गलती, सर जी कहीं गलती होगी तो सर डांटने लगेंगे या पिटाई कर देंगे, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए। बच्चे गलती करने से ना डरें, खुलकर लिखें और अपने अनुभव साझा करें, अपनी भाषा में अपनी बात को लिख सकें, ठीक है। अब हम बात करें लेखन के शिक्षण की। ये तो हमने धारणाओं को देख लिया, किस प्रकार से लेखन होता रहता है। लेखन का शिक्षण हम इसमें के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अच्छा लेखन कैसा होना चाहिए, शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा कि लेखन एक संवाद है, ठीक है। संवाद क्यों है? क्योंकि लेखन के माध्यम से हम अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। बच्चों के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। बच्चों के लिए भी लेखन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि लेखन एक संवादात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए। लेखन के माध्यम से बच्चा अपने मन में उठ रहे विचारों को आप तक बताने का, प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ग्रेव्स ने कहा है कि बच्चे की अपनी आवाज तभी विकसित होगी जब उससे अपने जीवन के बारे में लिखने का अवसर मिलेगा। हम बच्चे से उसके जीवन के बारे में, उसके माता पिता, उसके परिवार के बारे में, उसके अनुभव को जब हम उससे लिखने के लिए कहेंगे तब बच्चा वास्तविक बेहतर लेखक बन पाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए। यदि हम हमेशा विषय तय करेंगे
तो बच्चा केवल हमारा लिखा दोहराएगा। यानी हमने कह दिया कि चलो हम आज तुम लोग को गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं, तो कक्षा 2 को हम गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं। उससे अच्छा यह होगा कक्षा 2 के बच्चे के लिए कि हमने उसके गाँव की पोखरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे गाँव में तालाब है, उस तालाब में मछलियाँ हैं, तो उसके बारे में थोड़ा लिखो। तो बच्चा कहेगा सर हमारे गाँव में तालाब है, उसमें एक बच्चा भी एक दिन नहा रहा था तो डूबने लगा था। ठीक है, एक बच्चा मेरा दोस्त तो भैंस चलाने भी उसमें जाता है लेकर। ठीक है, तो बच्चा आप अपने अनुभव को लिख रहा है, यहाँ पर बता रहा है आपको। आपने कहा ठीक है चलो हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आपने चर्चा की और उसके बाद लिखना भी शुरू कर दिया। ये बच्चे के अनुभव के आधार पर लिखा गया होगा, तो ये बच्चे के लिए वास्तविक लेखन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, और हमने ये कह दिया कि भारत में बहुत सी नदियां हैं। अब कक्षा 2 के बच्चे को हम बता रहे हैं भारत में बहुत सी नदियां हैं, ये नदी सबसे लंबी है, और बच्चा रट रहा है कि अच्छा ये नदी सबसे लंबी है, ये नदी सबसे छोटी है। ये सब जो है अभी नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बच्चों को अपने अनुभव को लिखने का मौका दें, तभी उसका मौलिक लेखन विकसित होगा। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि उसके कॉन्टेक्स्ट में चीजें होनी चाहिए, यानी बच्चों के जीवन से जुड़े विषय हों। आप उसके परिवार, दादा दादी के बारे में, गांव, मित्र या छुट्टियों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, रोज थोड़ा स्वतंत्र लेखन कराएं। स्वतंत्र लेखन का मतलब आपने कोई टॉपिक छोटा सा बच्चे के अकॉर्डिंग दे दिया कि तुम चलो तुम्हारे घर गाय है, तो बच्चे ने कहा हाँ सर मेरे घर गाय है, ठीक है गाय के बारे में लिखो। सभी लोग के घर में जो जो जानवर पाला गया अपने अपने बारे में लिखें। तो कहेगा सर मेरे घर में कोई जानवर नहीं, कहते ठीक है तुम्हारे बगल में कोई पाला उसके बारे में लिख दो, तो बच्चा उसके बारे में लिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बच्चों को 10-5 मिनट स्वतंत्र लेखन कराएं, 10 मिनट 15 मिनट का समय दें। बच्चों को नहीं डरने दें कि वे स्वयं तय करें कि उन्हें क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किसके लिए लिखना है। ठीक है, वो स्वयं तय करें। ठीक, और बच्चों में आप केवल गलतियां मत खोजिए। अगर बच्चा आज लिखता है कि आज मैं अपनी माँ के साथ खेत गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कहीं वर्तनी में त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप जरूरी नहीं कि आप उसको गोला कर दें। ठीक है, गोला करने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे उसको कहने का तरीका सबसे बहुत अच्छा, तुमने अपना अनुभव लिखा, अगली बार इन शब्दों को वर्तनी भी सही करेंगे। ठीक है, यानी कि अभी तुमने इस बात को बताया, अगली बार जब हम लिखेंगे तब हम इसको सही तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। आगे हम अभी देखेंगे कि सकारात्मक फीडबैक। अब 2 फीडबैक देखिएगा। एक शिक्षिका है, देखिए अब इन्होंने खेलों का महत्व पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। अब बच्चा हम सबको अपनी सेहत को यहाँ पर वर्ड लिखा है, अध्यापक ने सही किया, अच्छा रखने के लिए खेलकूद करना चाहिए, पर अंडरलाइन कर दिया। बच्चे बहुत मजे से पकड़, यहाँ पर बच्चे ने गलती किया तो मैडम ने लाल रंग से इसको दिखे लिख दिया है, सही कर दिया। पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई आदि खेल आदि खेलना पसंद करते। कुछ खेल घर के अंदर भी खेल सकते, लेकिन एक बड़े से बगीचे में खेलने का अलग ही अपना मजा होता है, वो ठंडी हवाएं सुकून। इस प्रकार से बच्चे ने किया और अध्यापिका ने यहाँ पर जांच कर उसकी कॉपी को चेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी गलतियां यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर महत्व सही नहीं लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से मैडम ने कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। ठीक है, एक शिक्षिका ने इस प्रकार से काफी बच्चे का चेक किया। अब एक और शिक्षिका है, देखिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब कहानी के अंत में ममानी ने एक बड़ा सा गन्ना किया। अब इसके बाद माहिर अपने, अब इसकी कॉपी को चेक करने के बाद मैडम ने कहा कि माहिर आपने सही बताया, हाथी बहुत दिनों से भूखा था, ममानी ने इसलिए उसे गन्ना दिया। अब यहाँ पर बच्चे की जो बात है, यहाँ पर थोड़ी बहुत सेंटेंस में जो त्रुटि है उसको यहाँ इन्होंने इस प्रकार से लिख दिया। तो अब बच्चे को यहाँ लगेगा कि उसकी बात भी सही है, अध्यापिका की बात सही है, तो अध्यापिका की बात को देखकर बच्चा फिर उसको जो है सही करने का प्रयास करेगा नेक्स्ट टाइम में। अब आप बताइए सकारात्मक तरीका कौन सा है। एक बच्चे की कॉपी को सीधे अगर आपने मान लीजिए कि एक बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है, 1 मिनट, मान लीजिए कि एक बच्चे ने कुछ भी लिख के लाया, ठीक है, मान लीजिए मोहन अपने घर जा रहा है, ठीक है, उसने एक, अब इस तरह से बच्चे ने लिखा और आप एक अध्यापक के रूप में जब इसकी कॉपी देख रहे हैं तो आपने इस तरह से लिख दिया, गोला कर दिया और इस तरह से गोला कर दिया। ठीक, तो अब आपने एक तरीका ये कर दिया, ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस बच्चे का मूल्यांकन इस प्रकार से करिए कि लास्ट में आपने कहा दिया कि उसने घर घर जा रहा था, ठीक है, घर जा रहा था, इस प्रकार से आपने कर दिया। दूसरा, उसने एक, तो आपने यहां पर उसको सही कर दिया। या कुछ शिक्षक यहीं पर लिख देते हैं उसने, ठीक है, उसको काटते नहीं है बल्कि यहां पर इस तरह से लिख देते हैं। अब ये एक तरीका यह है कि अगर अध्यापक ने गोला लगाया, दूसरे अध्यापक ने उसने को इस प्रकार से लिख दिया उसने, और ज को यहाँ पर जा लिख दिया अध्यापक ने। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर गलती, मतलब एक तो तरीका ये है कि आप उसको गोला बना दें, तो गोला बनाने पर बच्चे को यह एहसास हो जाता है कि मेरा गलत है। ठीक है, अगर आप उसके बगल में सही लिख देते हैं, ठीक, सही करके लिख देते हैं,
तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी भी, सर ये सही है गलत है मेरा, तो अध्यापक कहते हैं सही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर तुमने संशोधन, यहाँ पर ये इस तरह से कर दोगे तो और सही हो जाएगा। तो जब हम इस प्रकार से बच्चों का करते हैं तो बच्चों की जो काम रहते हैं उसी में हम अपना भी मतलब लगा देते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब कि उनको सही फील होता है। लेकिन अगर हम उस पर गोला कर दें या क्रॉस कर दें सीधे, तो बच्चों को डायरेक्ट ये एहसास हो जाता है कि उनका ये गलत हो गया। तो हमें मूल्यांकन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, जिससे यहाँ पर शिक्षिका ने देखा कि उनकी गलती, बच्चे ने जो भी गलती किया उसको यहाँ पर फिर से सही तरीके से लिख दिया, ठीक है, अध्यापक बच्चा उसको देखेगा और सही करेगा। तो ये तरीका सही होना चाहिए मूल्यांकन का। तो पहला शिक्षक केवल लाल पेन से गलतियां निकालता है, परिणाम यह है कि बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाता है। और दूसरा शिक्षक पहले बच्चे के विचारों की प्रशंसा करता है, फिर सुधार का सुझाव देता है। इस प्रकार से आप बताएं कि बच्चा जो है अगली बार और अच्छा लिखने का इस प्रकार से प्रयास करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और हमें भी वास्तव में इसी प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन वगैरह और लिखने का जो प्रयास है यही होना चाहिए, ठीक। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि लेखन का अर्थ केवल सुंदर लिखावट नहीं होना चाहिए, सही वर्तनी या बोर्ड से नकल करना नहीं है। वास्तविक लेखन वह है जिसमें बच्चा अपने विचारों को, अपने अनुभव को, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके। एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका केवल गलतियां ढूंढने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों की जो सोच है, जो रचनात्मकता है और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने की होनी चाहिए। तभी हम ऐसे बच्चों का निर्माण कर पाएंगे जो केवल अच्छे लिखने वाले नहीं, बल्कि अच्छे सोचने वाले और आत्मविश्वासी लेखक भी बन पाए। इस प्रकार से आपने अध्याय 6 के प्रथम जो भाग है उसको कवर कर लिया है। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।